कमेंट बॉक्स लगा। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का साध पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे, है ना, मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं और दूसरे क्वेश्चंस का आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ, मैं इसको सबसे पहले कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो मौर्यकालीन वास्तुकला है ना, वो बचा हुआ है। चूंकि ये जो वर्ग 2 कला संकाय शिक्षक भर्ती वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आज मैं वहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए चलूंगी, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है, फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। तो आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा ये जो मौर्यकालीन कला है ना, कला का विकास सबसे ज्यादा किसके टाइम पीरियड में होता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मौर्य वंश का संस्थापक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक, अगर मैं मौर्य वंश के संस्थापक की बात करूं तो मौर्य वंश का संस्थापक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, लगातार चल रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक आता है बिंदुसार, है ना। बिंदुसार के बाद अगला आएगा अशोक। तो ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसके काल में, है ना, मौर्यकालीन कला का अत्यधिक विकास हुआ। तो वो शासक है कौन? अशोक। अशोक के शासनकाल में मौर्यकालीन कला का अत्यधिक विकास हुआ। तो सभी को याद रखना है, ठीक है। तो किसके शासनकाल में मौर्यकालीन कला का अत्यधिक विकास हुआ? अशोक के टाइम पीरियड में। और अगर मैं चंद्रगुप्त टाइम पीरियड की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड जैसे कि कल हमने देखा हुआ था, तो इनके टाइम पीरियड में हमने देखा क्या कि इस दौरान जो है वो लकड़ी और पत्थर के महल का निर्माण करवाया गया था। लकड़ी एवं पत्थर के महल का निर्माण, ठीक है। और इसका जिक्र हमें इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है, ठीक है। और ये जो इंडिका है ये किसकी पुस्तक है भाई? कल ही की क्लास में बता चुकी हूं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। और ये यूनानी राजदूत था, और ये यूनानी राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो ये सारी बातों को हमने पढ़ लिया है, ओके, ठीक है, ओके। अब आपको दो चीजों को यहाँ पे याद रखना है कि हम मौर्यकालीन कला को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में भी मैंने सामान्य परिचय पूरा पढ़ा दिया था। आप लोगों को यहाँ से दो चीजें याद रखना है कि मौर्यकालीन कला को आप दो भागों में बांटकर पढ़ोगे। एक है ना, रॉयल आर्ट, एक है रॉयल आर्ट, और दूसरे आर्ट की मैं बात करूं, पॉपुलर आर्ट, ठीक है। एक है रॉयल आर्ट और दूसरा है पॉपुलर आर्ट। अगर मैं रॉयल आर्ट की बात करूं ना, तो ये राजाओं के द्वारा जो बनाया जाता था, राजाओं के द्वारा बनाया जाता था। अगर मैं पॉपुलर आर्ट की बात करूं, तो ये कला आम लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, ये आर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? आम लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें हमने देखा कल स्तंभ लेख, ठीक है, हमने स्तंभ के बारे में देखा। इसी में हम लोग आज देखेंगे स्तूप के बारे में, और स्तूप के अलावा हम देखेंगे आज गुफा के बारे में, है ना।
तो आज हम लोग स्तंभ को भी देखेंगे, इसमें गुफा को भी देखेंगे और स्तूप को भी देखेंगे। और मैंने कल कुछ स्तंभ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि ऐसे कौन कौन से स्तंभ हैं जो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को सारनाथ स्तंभ के बारे में भी पढ़ाया था। और आज अगर मैं पॉपुलर आर्ट की हम बात करूं तो पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत हम मूर्ति कला को पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो मैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मूर्ति कला को। और इस मूर्ति कला में हम आज पढ़ने वाले हैं यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां, जिसको आम लोगों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां। तो इस तरह से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और याद रखना है कि अगर मैं मौर्यकालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला की मैं बात करूं तो अशोक के टाइम पीरियड में इसका विकास ज्यादा हुआ था। और जब हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं तो अशोक के टाइम पीरियड में, है ना, स्थापत्य कला में, अभिलेख बनवाने में, स्तंभ लेख बनवाने में, गुहा लेख बनाने में इतना ज्यादा रुपया पैसा खर्च हो गया था कि अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए उतनी ज्यादा रिवेन्यू या राजस्व नहीं बच पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे आने वाले उत्तराधिकारी जो है वो अच्छे से अपने सैन्य, है ना, सैन्य खर्च भी कहाँ से उठा पाएंगे जी, रुपया पैसा रहेगा तभी तो उठा पाएंगे। तो अशोक ने इतना अधिक ये सारे नीति कार्य में इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना, रुपये पैसे की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां सैन्य संगठन या सेना भी अच्छे से बना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी उत्तराधिकारी जो है वो कमजोर हो जाते हैं और धीरे 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 मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको स्तंभ के बारे में बताया था, तो आज मैं कुछ लघु स्तंभ के बारे में याद करवा देती हूँ कि अशोक के कौन कौन से ऐसे लघु स्तंभ है, और लघु स्तंभ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्तूप के बारे में, कि कौन कौन से स्तूप होते हैं, स्तूप शब्द का मीनिंग क्या होता है। और भारत में अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ऐसे लोग जो कि बौद्ध धर्म का विरोध करते थे, तो बौद्ध धर्म के विरोधियों के द्वारा आधे से ज्यादा स्तूप को तोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्यकालीन कला के दो भाग हैं, एक है राजकीय कला जिसको मैंने रॉयल आर्ट कहा, और एक है लोक कला जो कि लोगों में प्रचलित होती है, ठीक है। लोक कला या लोगों के द्वारा जो बनाई जाती है वो कला की हम बात करेंगे, ठीक है। लोगों में प्रचलित जो कला होती है उसे हम लोग लोक कला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय कला, राजा के संरक्षण में, है ना, राज रक्षकों के द्वारा निर्मित स्मारक जिसे हम लोग राजकीय कला कहते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया स्तंभ लेख, गुहा लेख और स्तूप, ठीक है। तो हमने यहाँ से अगर देखें तो मैंने स्तंभ को पढ़ा दिया है, स्तूप बाकी है और गुफा बाकी है, ठीक है। गुफाओं में जो लेख लिखे जाते हैं उसे हम लोग गुहा लेख अधिकतर बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पे गुहा लिखा गया है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लोक कला की, है ना, तो लोक कला की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां जो है वो, है ना, किसके टाइम पीरियड में बनने लग गई थी, मौर्य काल में बनती थी ये सारी कलाएं, ठीक है। और आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया है भाई मौर्यकालीन वास्तुकला, इसीलिए मैं यहाँ पे इतने डेप्थ में जाके मौर्यकालीन वास्तुकला को आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन पिक्चर के साथ मैं समझाऊंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, ठीक। अब मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, तो मौर्यकालीन वास्तुकला में, है ना, पत्थरों का इस्तेमाल भी दिखता है हमें, लकड़ियों का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस दौरान वास्तुकला में हमें लौह एस्कों का सधा हुआ प्रयोग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वास्तुकला में हमें लौह एस्कों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, प्लस चमकदार पॉलिश जिसको ओप कहा जाता है, ठीक है, चमकदार पॉलिश जिसको ओप कहा जाता है, इसका प्रयोग भी हमें इस दौरान की वास्तुकला में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये सब किसके टाइम पीरियड की बात चल रही है, मौर्य टाइम पीरियड की बात चल रही है। देखो पहले सुन तो लो भाई, पहले सुन तो लो, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए, जब तक आपको ये थ्योरी पोर्शन मालूम नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं है क्या। अब ये जो टॉपिक है नया टॉपिक है ना,
नया टॉपिक है और रैंडमली मैं क्वेश्चन दे दूंगी और क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और डायरेक्ट मैं आंसर करवाते जाऊंगी, ठीक है, तो ये सही बात होगी क्या बताइए? तो आप लोगों के अंदर ना पहली बात तो पेशेंस नहीं है, पेशेंस लाइए, है ना। और क्वेश्चन की बात है ना, अब ये सारे जो टॉपिक हैं कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। अब चलो पुराना टॉपिक मैंने करवाया वहां से तो मैं क्वेश्चन इजिली करवा दूंगी। तो बाकी ऐसे बच्चे हैं जिनको तो नहीं पता ना, आप पढ़ के बैठे होंगे तो आपको पता होगा जी, और बाकी को तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए अब मेरे को जो मेन टॉपिक है उसमें लेके चलती हूँ, लघु स्तंभ लेख। अगर मैं बात करूं अशोक के टाइम पीरियड की लघु स्तंभ लेख की, तो लघु स्तंभ लेख के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे जहां पे लघु स्तंभ है ना निर्मित किए गए थे। तो सबसे पहले हमें याद करना है, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे कि अशोक के लघु स्तंभ लेख हमें कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी जगह पर मिले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अशोक का लघु स्तंभ लेख हमें सांची यानी कि मध्य प्रदेश में भी मिला हुआ है। अशोक का जो हमें लघु स्तंभ लेख है ये सारनाथ में भी मिला हुआ है, और सारनाथ कहाँ है आपके? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह मैं अगर मैं बात करूं तो अशोक का लघु स्तंभ मुझे कौशाम्बी में भी मिला है, और ये कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है। अशोक का लघु स्तंभ मुझे रुमिनदेई यानी कि नेपाल की तराई में भी मिला है, और उसके अलावा निगलीवा ये भी अशोक का लघु स्तंभ है जो कि मुझे नेपाल क्षेत्र से मिला है। मैं इसको आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी कि लघु स्तंभ लेख के प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ से हैं। तो हम लोग रैंडमली एक ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं, तो लिखेंगे ट्रिक को। ट्रिक अशोक के लघु स्तंभ को याद करने का ट्रिक। अशोक के लघु स्तंभ को याद करने का ट्रिक, तो आपको याद करना है सासा, कौरू, निगलीवा। तो आपको याद करना है सासा, कौरू, निगलीवा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप लोग सांची। सबसे पहले आपको याद करना है सांची, उसके बाद आपको याद करना है सारनाथ, सारनाथ, फिर याद करना है आपको कौशाम्बी, फिर याद करना है आपको रुमिनदेई, उसके बाद आपको याद करना है निगलीवा। ठीक है, तो सासा, कौरू, निगलीवा, इससे आप लोगों को याद कर लेना है भाई अशोक के लघु स्तंभ के प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो पहला है सांची जो कि कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा सारनाथ आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है, रुमिनदेई नेपाल की तराई में स्थित है, और निगलीवा निगाली सागर और ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं यहीं से अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाली हूँ, तुरंत क्वेश्चन दूंगी अभी, ठीक है। तो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। मतलब उस दौरान कैसे होता था कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु होते थे, ठीक, अब बौद्ध भिक्षु एक संघ के अंतर्गत रहते थे, ठीक है। मान लो कोई बौद्ध संघ है तो बौद्ध भिक्षु जो है वो बौद्ध संघ के अंतर्गत रहते थे। तो यहाँ पे अशोक ने आदेश दिया था कि कोई भी संघ का व्यक्ति जो है वो संघ भेद ना करे, जबकि सब लोग कैसे रहें? मिलजुल कर रहें। इसके लिए अशोक जो है वो हमेशा अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि आपको संघ भेद जो है वो होने नहीं देना है। ये कौन से लघु स्तंभ लेख में उन्होंने आदेश दिया है? सांची में, सारनाथ में और कौशाम्बी में, ठीक है, ओके। और इसी तरह कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा
दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसलिए हमें इसे रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की एक रानी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसलिए हम इस लघु स्तंभ को रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी जी, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, कारुवाकी के दान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अब आप लोग बताएंगे, रोमेंदेही स्तंभ लेख, निगलीवा स्तंभ लेख, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख, और एक है आपका सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कौन कौन से स्तंभ है जो कि लघु स्तंभ लेख का ट्रिक, सासा, ठीक है, कौरु, निगरीवा, ये ट्रिक है ना जी। ये लघु स्तंभ लेखों को याद करने का ट्रिक है, सासा, कौरु और निगलीवा। ठीक, तो सा से हो जाएगा आपका सांची, सा से हो जाएगा सारनाथ, कौ से हो जाएगा कौशाम्बी, रू से हो जाएगा रोमिंदेही, और निगलीवा से हो जाएगा, है ना, निगलीवा। ठीक है, जिसको हम लोग निगाली सागर के नाम से भी जानते हैं। अब कारुवाकी के दान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आपने अभी देखा, कारुवाकी के दान का उल्लेख हमें कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में देखने को मिलता है, और ये जो रानी कारुवाकी है कौन है? रानी कारुवाकी सम्राट अशोक की पत्नी है, सम्राट अशोक की पत्नी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सम्राट अशोक के एक पुत्र था जिसका नाम है महेंद्र, और उसकी पुत्री थी संघमित्रा, और इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक देश से दूसरे देश में गए थे। तो अशोक की एक और पत्नी थी, अशोक की एक और पत्नी थी जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी, और उसका नाम है रानी देवी। ठीक है, और इसी के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, और उनकी एक और पत्नी थी तिष्य रक्षिता, उनकी एक और पत्नी थी जिसे हम लोग बोलते हैं तिष्य रक्षिता। चलिए सभी बच्चे याद रखेंगे, उनकी एक और पत्नी थी जिसको आप लोग जानते हो तिष्य रक्षिता के नाम से। चलिए लिख लिए सभी लोग, ठीक है, तो उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम है तिष्य रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। रुमिनदेही और निगलीवा, यहाँ पर ध्यान देना है, रुमिनदेही और निगलीवा दोनों नेपाल की तराई में स्थित हैं। निगलीवा लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन का उल्लेख है। रुमिनदेही लेख में रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग बिल्कुल इसका आंसर जो है बता सकते हैं। फिर मैं एक एक स्टेटमेंट को, है ना, एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए आ रहे हैं सभी से आंसर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रुमिनदेही और निगलीवा दोनों नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन का उल्लेख है। रुमिनदेही लेख में रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से स्पष्ट कर देती हूँ कि कथन एक सही है, रुमिनदेही लुम्बिनी, है ना, और निगलीवा निगाली सागर दोनों जो है वो नेपाल के तराई में स्थित है। कथन दो की अगर मैं बात करूं तो निगलीवा स्तंभ लेख में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन और उसकी पूजा किए जाने का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। कथन 3 हमारा गलत हो जाता है। रुमिनदेही लेख में बुद्ध के जन्म, है ना, और कर कटौती का उल्लेख है। रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख, रानी अभिलेख, है ना, रुमिनदेही में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो रुक्मिणदेही लेख में रानी कारुआकी के दान का उल्लेख है क्या? नहीं है, ये सरासर गलत है भाई। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कौशाम्बी, प्रयाग, लघु स्तंभ लेख में रानी कारुआकी के दान का उल्लेख है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है, आपका 1 और 2 आंसर जो है वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है और रुक्मिणदेही स्तंभ लेख में अशोक की हम यात्रा का उल्लेख है। निगलीवा लेख में कारुआकी के दान का उल्लेख है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। रुक्मिणदेही स्तंभ लेख में अशोक की धम यात्रा का उल्लेख किया गया है। निगलीवा लेख में कारुआकी के दान का उल्लेख किया गया है। तो ये तो सरासर गलत है भाई, है ना, अभी हमने देखा था। और कौशाम्बी प्रयाग जो आपका लघु स्तंभ है उसमें जो है वो कारुआकी के दान का उल्लेख किया गया है। तो आपका तो 3 वाला स्टेटमेंट सरासर गलत ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले लोगों को संघ से निकालने का आदेश है। तो ये तो सही है भाई, अभी जस्ट मैंने बताया है। रुक्मिणदेही लेख से पता चलता है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, ये भी सत्य है। और आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि कारुआकी के दान का उल्लेख जो है वो कौशाम्बी लघु स्तंभ में है। तो आपका तो स्टेटमेंट 3 सरासर गलत हो जाता है। ठीक है, रुक्मिणदेही स्तंभ लेख में अशोक के धम यात्रा का उल्लेख है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि अशोक जो है वो है ना कहाँ पर यात्रा करने गए थे? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी नेपाल क्षेत्र में वो यात्रा करने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अशोक के द्वारा कौन कौन से स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो अगर मैं बात करूं तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ऐसे कुछ व्यक्ति थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे, तो वैसे लोगों ने है ना बहुत ज्यादा स्तूपों को नष्ट करने का प्रयास किया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अशोक ने कौन कौन से प्रमुख स्तूपों का निर्माण करवाया था? हालांकि 84,000 स्तूपों का उन्होंने निर्माण करवाया था, लेकिन मैं आप लोगों को मेन स्तूपों के बारे में पढ़ाऊंगी। तो पहला स्तूप है सांची का महान स्तूप। आप जानते हैं कि सांची का जो स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो सांची का स्तूप है ना कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, विदिशा के पास ही स्थित है। और कौन सी नदी के तट के पास है? तो बेतवा नदी के तट के पास स्थित है, जिसे हम लोग बोलते हैं सांची का स्तूप, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप की अगर हम बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मौर्यकालीन वास्तुकला से ही संबंधित है। भरहुत स्तूप की मैं बात करूं तो भरहुत स्तूप जो है वो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। लुम्बिनी स्तूप नेपाल में स्थित है। निगाली सागर स्तूप भी नेपाल में स्थित है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ कि स्तूप एक्चुअल में होता क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, स्तूप का मतलब होता है ढेर। स्तूप क्यों निर्मित किए जाते थे? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा
द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्तूप की अगर मैं बात करूं तो स्तूप के प्रकार को आप लोग देखेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा। तो पहला लिखेंगे शारीरिक स्तूप, ठीक है, पार भौगिक स्तूप, पहला लिखेंगे शारीरिक स्तूप, दूसरा है पार भौगिक स्तूप, उसके बाद लिखेंगे उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप, और लिखेंगे संकल्पित स्तूप। यहां पर लिख दो इसको, उद्देशिका स्तूप, उसके बाद है संकल्पित स्तूप। थोड़ा सा समझ लेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे शारीरिक स्तूप की बात करूं तो शारीरिक स्तूप में बुद्ध व उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखे जाते थे। बुद्ध व उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखे जाते थे। पारभौगिक की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता था कि इस्तेमाल की गई वस्तु को रखा जाता था। और उद्देशिका स्तूप की हम बात करें तो भ्रमण स्थान, समझा रही हूं, थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ना शारीरिक स्तूप की, सर उस स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करेंगे क्या, ऊपर चढ़ गया। अगर मैं ना शारीरिक स्तूप की बात करूं ना तो शारीरिक स्तूप ऐसे स्तूप होते थे, ठीक है, जिसमें बुद्ध व उनके आने वाले जितने भी शिष्य थे, है ना, अब बुद्ध तो चले गए थे, अब हर टाइम ऐसा नहीं है कि हमें उस स्तूप में रखने के लिए बुद्ध की अवशेष मिले, ठीक है, बुद्ध के अवशेष मतलब उनके बाल हो गए, उसके नाखून हो गए, उनके दांत हो गए, उनकी हड्डियां हो गई, ये सब शारीरिक अवशेष थे जिसको रख के स्तूप का निर्माण किया जाता था। ठीक है, बुद्ध व उनके शिष्य, अब हमेशा थोड़ी ना बुद्ध के हड्डियों को रखेंगे, उनके शारीरिक अवशेषों को रखेंगे जी, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को भी इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पारभौगिक या पारभौमिक लिखा रहता है किसी किसी जगह में, तो पारभौगिक आपको याद करना है। तो पारभौगिक स्तूप की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध व उनके शिष्यों के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो जो चीजें उन लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके खड़ाऊ बोलते हैं ना जिसको पहन के उन लोग चलते हैं, या कमंडल बोलते हैं वो भी उसमें रख के, या ऐसे वस्तु जिसको गौतम बुद्ध या उनके शिष्यों ने इस्तेमाल किया है, वैसे चीजों को लेकर एक स्तूप निर्मित की जाती थी जिसके हम पारभौगिक स्तूप के नाम से जानते थे। उसके अलावा उद्देशिका स्तूप कहाँ पर बनाए जाते थे, तो उद्देशिका स्तूप ऐसे स्थान पर बनाए जाते थे जहां पर गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया हो, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, सारनाथ में भ्रमण किया, तो सारनाथ में निर्मित किए जाएंगे उद्देशिका स्तूप। ठीक है, उन्होंने श्रावस्ती में भ्रमण किया तो श्रावस्ती में निर्मित किए जाएंगे उद्देशिका स्तूप। उसी तरह अगर मैं संकल्पित स्तूपों की बात करूं, मान लो मैं बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी अनुयायी हूँ, मैं बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ, तो मैं अपने स्वेच्छा से, ठीक है, बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए या बौद्ध धर्म के जितने भी नैतिक सिद्धांत है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी मर्जी से
है ना, अपनी मर्जी से मैं एक स्तूप का निर्माण कर दूंगी, वो कहलाएगा संकल्पित स्तूप। तो इस तरह से स्तूप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और 2 शब्दावलियां और आती है इसमें, आपको याद करना है, चैत्य, ठीक है, चैत्य, और एक होता है विहार, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के 2 शब्द हैं जिसको आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्चुअल में चैत्य और विहार क्या होता है। तो चैत्य जो होता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे जी, चैत्य के नाम से जानेंगे। थोड़ा सा ये शब्दावलियां हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। विहार क्या होता है, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उसे हम विहार के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे हम विहार कहते हैं, और जहां पर, है ना, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं आपको ना आप सांची के स्तूप की ओर ले चलती हूँ। ये है सांची का स्तूप, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। और ये जो है बेतवा नदी के तट के पास ही स्थित है, जो कि, है ना, बहुत ही ज्यादा एक प्रसिद्ध स्तूप है। और इसे हम लोग बोलते हैं तोरण द्वार, और इसी द्वार से जो है हम स्तूप में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये प्रदक्षिणा पद होता है, जैसे कि हम गोल गोल राउंड स्तूप के लगा सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये सांची का स्तूप है, ठीक है। अब सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में, ठीक है, इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। और इसका पुनर्निर्माण किसने किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पुनर्निर्माण, पुनः निर्मित किया पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। इन्होंने निर्माण तो किया है, लेकिन इसे सुसज्जित तरीके से और किसने बनाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था। शुंग काल में इस स्तूप का आकार बड़ा किया गया और इसे पत्थर से बनवाया गया, ये भी सही है। पहले भी बना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लकड़ियों का भी यूज कर दिया गया था, लेकिन बाद में शुंग काल में इसे और भी भव्य और परिपक्व तरीके से निर्मित किया गया। तो आपका स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। और सांची के स्तूप के तोरण द्वार यानी कि गेटवे पर बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ी जातक कथाएं उकेरी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जातक कथाएं उकेरी तो गई है, लेकिन जातक कथाओं के साथ साथ, है ना, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी स्थापित हैं, ठीक है। जातक कथाओं के साथ साथ यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2 तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे गेटवे पर यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी रहती तब हमारा स्टेटमेंट जो है वो 3 जो है वो सही होता, ठीक है। ओके ओके, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 1 और 2 आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांची के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सांची का यह ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पास स्थित है, बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय ब्रिटिश अधिकारियों ने इस स्थल की खोज की और इसे लंदन ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः इसके प्लास्टर कास्ट ही भेजे गए, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो इन्होंने क्या किया कि इसके प्लास्टर कास्ट ही भेजे। इसके जो तोरण द्वार है यानी कि जो सांची के स्तूप का तोरण द्वार है ना, उसमें लोग अपने लंदन ले जाना चाहते थे, लेकिन लंदन नहीं ले जा पाए और इसके प्लास्टर कास्ट मतलब इसी के ऊपर एक प्लास्टर बनाया गया था और सेम प्रतिकृति बना के इन्होंने लंदन भेजा। ठीक है, यहाँ पे जो तोरण द्वार है इसको इन लोग ले जाना चाहते थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा भव्य और आकर्षक लगा था इनको, लेकिन ये भेजा नहीं पाए तो सेम प्रतिकृति का मतलब उसी उसके जैसे ही इन्होंने एक प्लास्टर यानी कि प्रतिकृति बना के कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया। तो ये भी आपका आंसर सही है। वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? सांची के स्तूप को। आपको पता है कि यूनेस्को क्या करता है कि ऐसे विश्व के स्थल जो कि बहुत ही आकर्षक है और किसी धर्म से जुड़ी हो, है ना, या प्रकृति से जुड़ी हो या कला से जुड़ी हो, है ना, जो कि विशेष संरक्षण अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और इसे संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसे यूनेस्को क्या करता है? अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। एक क्या है ये? यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ठीक है, ओके। देखो भाई, ये वास्तुकला जो है आपके किसमें दिया गया है? कला संकाय में दिया गया है, इसलिए मैं इतने डेप्थ में जाके पढ़ा रही हूँ ना, समझना। अभी हम स्तूप पढ़ रहे हैं, अभी मेरा गुहा लेख भी बाकी है, यानी कि कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक और उसके पौत्र दशरथ मौर्य ने, वो भी बाकी है। उसके अलावा हमारी मूर्ति कला भी बाकी है। ठीक है, तो मैं सबको पढ़ाऊंगी। आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लग रहा है, लेकिन जितना कंप्लीट होगा हम उतना आज पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे धर्मराजी का स्तूप, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अशोक ने दूसरा स्तूप बनाया था और ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्तूप है? धर्मराजी का स्तूप। तस्वीर देखते जाएंगे। धर्मराजी का स्तूप, ये भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। अब इसको भी अशोक ने बनाया था। ये कौन सा स्तूप है? धर्मराजी का स्तूप। ठीक है जी। उसके अलावा ये है भरहुत स्तूप, ये सतना मध्य प्रदेश में है। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है ये है भरहुत स्तूप और ये भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं अभी भरहुत स्तूप की बात कर रही हूँ और ये भरहुत स्तूप जो है वो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग ना भरहुत स्तूप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। भरहुत स्तूप की मूल संरचना का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के काल से है, जबकि इसके विस्तृत पाषाण वेदिका और, है ना, तुलिकाएं शुंग काल में जोड़ी गई। तो बिल्कुल सही है। हालांकि इसका निर्माण तो अशोक काल में हुआ, लेकिन शुंग काल में भरहुत स्तूप का भी फिर से मरम्मत हुआ और उसमें रेलिंग्स यानी कि वेदिका और तुलिकाएं और जोड़ी गई थी। कौन से काल में? शुंग काल में। तो आपको याद रखना है। और यहाँ प्राप्त मूर्ति कला में भगवान बुद्ध को उनके मानवीय स्वरूप में दर्शाया गया है। तो मानवीय स्वरूप में नहीं दर्शाया गया है, यहाँ पर बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को दर्शाया गया है। ठीक है, या उनके बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया है। बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को याद रखना है कि केवल एक आंसर बस आपका सही हो जाएगा। देखो, भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के शासन काल में हुआ, लेकिन इसे और भी विस्तृत रूप दिया गया है शुंग काल में। इसमें वेदिका यानी कि रेलिंग्स और तुलिकाएं जो है वो शुंग काल में जोड़ी गई थी। ठीक है, मैं लास्ट में आपको स्तूप की तस्वीर भी अच्छे से दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ना गुहा लेक के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी गुफाएं जो है वो अशोक के काल में बनाई गई थी। अब यहाँ पे देख लो, ये नेपाल के दो आपके स्तूप हैं, है ना। एक है आपके जैसे कि रुमिनदेई स्तूप है ये। ठीक है, नेपाल का रुमिनदेई स्तूप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल का
रुमिनदेही स्तूप, ठीक है। और ये वाली तस्वीर जो है वो निगलीवा स्तूप है, ठीक है। ये वाली तस्वीर जो है आपको दिखाई दे रही है, ये नेपाल में स्थित है और ये स्तूप जो है वो निगलीवा स्तूप है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके व्यापक में भी पूछा गया है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपके व्यापक में ही पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके व्यापक में कई बार से पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के, है ना, मेन चीजों को समझा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो मखली गोसाल माने जाते हैं। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार जो कि अशोक के पिताजी थे, बिंदुसार जो कि अशोक के पिताजी थे, वे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। तो अशोक के पिताश्री जिसका नाम है बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम है मखली गोसाल। और इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की थी भाई? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। संसार में जो कुछ होता है ना, संसार में जो कुछ होता है वो पहले से ही निश्चित है, इनका मुख्य मान्यताएं हैं, ठीक है। अगर मैं आजीवक संप्रदाय की मुख्य मान्यताओं की बात करूं तो इनकी मुख्य मान्यताएं ये थी, नियतिवाद। ये नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद के ऊपर भरोसा करते थे, भाग्यवाद को मानते थे। इनका कहना ये था कि संसार में जो कुछ होता है वो पहले से निश्चित है, ठीक है। इनका कहना क्या है कि संसार में जो कुछ हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है भाई, वो पहले से निश्चित है, यानी कि ये नियतिवाद को मानते थे, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय किसको मानते थे? नियतिवाद को मानते थे। ईश्वर में विश्वास, ये जो संप्रदाय थे वो नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। कौन से संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। कर्म का प्रभाव नहीं, मनुष्य के कर्म या प्रयास से उसके भाग्य को बदला नहीं जा सकता, उसका भाग्य तय है बोलते थे, ठीक है। मनुष्य चाहे कुछ भी कर्म कर ले, कुछ भी प्रयास कर ले, उसके भाग्य को नहीं बदला जा सकता, उसके भाग्य में जो लिखा गया है वो वैसे ही होकर रहेगा। यानी कि ये नियतिवाद और भाग्यवाद के ऊपर भरोसा करते थे आजीवक संप्रदाय, ठीक है। जाति भेद का विरोध, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं मानते थे, ठीक है। ये इनका ये अच्छा था कि ये जाति भेद नहीं करते थे। जाति के आधार पर जैसे कि अगर हम भेदभाव करते हैं ना, तो ये सिस्टम को ये नहीं मानते थे, यानी कि ये जाति भेद का विरोध करते थे। कौन से संप्रदाय वाले? आजीवक संप्रदाय वाले। अब मैं आप लोगों को इतना चीख के आजीवक संप्रदाय के बारे में क्यों बता रही हूँ? इसका भी एक रीजन है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता। जैसे कि आगे चल के मैं आप लोगों को बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में बौद्ध दर्शन को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा रुकेंगे। तो देखो भाई, आजीवक संप्रदाय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य ने आगे चलकर बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर आजीवक संप्रदाय के जितने भी संत थे उनके रहने के लिए गुफाओं को काट काट कर, है ना, उनके रहने का स्थान बनाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मौर्यकालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला से संबंध रखता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि एक्चुअल में आजीवक संप्रदाय था तो क्या था और इसका गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुई थी। ओके, ये आप देख सकते हैं बराबर केव्स, यानी कि बराबर की गुफा में ही आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत थे उनके रहने के लिए
ठीक है, इस प्रकार की गुफाओं में रहने के लिए एक स्थान का निर्माण करवाया गया था ताकि आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर निवास कर सकें। ठीक है, क्योंकि साधु संत जो अधिकतर होते हैं वो किसी राजा के महल वगैरह में, गांव वगैरह में नहीं रहते, उनको शांत और तप साधना करने के लिए एकांत जगह चाहिए रहता था। इसलिए उन्होंने उनके रहने के लिए, है ना, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी को चूज किया था। ठीक है जी, बाकी आराम-आराम से करूँगी, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाएगा कंप्लीट, मेरे को 1 दिन और चाहिए रहेगा, ठीक है? 1 या 2 दिन और चाहिए रहेगा तब मैं जो है वो मौर्यकालीन वास्तुकला को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि ना मुझे स्तूप की संरचना को भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से गुफाओं का निर्माण जो है वो किया गया था। अब देखो, आजीवक संप्रदाय और उनकी गुफाओं के लिए अशोक और उनके जो पौत्र हैं दशरथ मौर्य ने गुफाओं को काट काट कर इनके लिए रहने का स्थान बनाया था। किसके लिए रहने के लिए स्थान बनाया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए, है ना, रहने के लिए स्थान बनाया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसी तरह नागार्जुन की पहाड़ियों पर दशरथ मौर्य ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। आपको गुफाओं के नाम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो सकती है। तो बराबर की गुफा या बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी की पहाड़ी दोनों बिहार में है, और बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? 4। नागार्जुनी की पहाड़ी पर दशरथ मौर्य ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? 3। तो इधर बात करेंगे तो बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा। तो सबसे पहले आपको याद करना है सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये 4 गुफाओं का निर्माण किसने किया है? सम्राट अशोक ने। 3 गुफाओं का निर्माण किया है अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य ने, जिसमें आपको पहला याद करना है गोपिका गुफा, दूसरा याद करना है वदथिका गुफा और तीसरा याद करना है वापियका गुफा। याद हो रहा है सभी को? चलो कमेंट देखते हैं किसको किसको याद हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए जी, अभी तो रोज ही पढ़ा रही हूँ ना। अब शीत युद्ध का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाई हूँ, मैं समय निकाल के पढ़ाऊंगी तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। तो याद रखना है कि बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण करवाया था अशोक ने, जिसमें से एक है आपका सुदामा गुफा, दूसरा है आपका कर्ण चौपाड़, तीसरा है आपका लोमस ऋषि गुफा, चौथा है आपका विश्व झोपड़ी गुफा। और दशरथ मौर्य ने भी नागार्जुनी की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, गोपिका, वदथिका और वापियका। किसके लिए करवाया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए इनका निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुफाएं आजीवक साधुओं के निवास और साधना स्थान के रूप में उपयोग की जाती थी। दशरथ मौर्य नागार्जुनी पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण किए थे और सम्राट अशोक बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण किए थे। ठीक है, फिर से याद करो, सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। पहला है सुदामा, दूसरा है कर्ण चौपाड़, तीसरा है लोमस ऋषि, चौथा है विश्व झोपड़ी। इसी तरह गोपिका गुफा, वदथिका गुफा और वापियका गुफा का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? दशरथ मौर्य ने किया था। अब आप लोगों को इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर कल हम लोग मूर्ति कला को पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का। चलो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। अब देखेंगे किससे क्वेश्चन बन रहा है और किससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, किससे किससे बनता है, किससे किससे नहीं बनता। फिर मैंने आप लोगों को स्तंभ के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको राजप्रसाद यानी कि पैलेसेस के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को स्तूप के बारे में पढ़ा दिया है थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने आज आप लोगों को गुहा लेख के बारे में पढ़ाया, मतलब गुफाओं का निर्माण कैसे किया गया था उसके बारे में मैंने पढ़ाया। अब मेरा जो बचा हुआ है वो मूर्ति कला बचा हुआ है, जो कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं,
जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य काल की दृष्टिकोण से, वो मेरा बचा हुआ है। उसके बाद मैं ना स्तूप निर्माण की कला, स्तूप का निर्माण कैसे होता है, स्तूप का आर्किटेक्चर कैसे होता है, उसमें यष्टि क्या होता है, उसमें तोरण द्वार क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, वो सारे चीजों को ना एकदम डायग्राम बना के समझाऊंगी, वो बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, बिल्कुल करवाया था, इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में करवाया। बराबर की पहाड़ी आपकी बिहार में है। दशरथ मौर्य ने नागार्जुनी की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई। सही है, देखते हैं किसका किसका आ रहा है आंसर। बराबर की पहाड़ियों में कुल 3 गुफाएं हैं, गलत है। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। तो लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सभी सही दे पा रहे हैं, मतलब सभी ने समझा है। ठीक है, ओके, तो लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आया। सभी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है कि साथ पीएससी एकेडमी में जो नया टॉपिक ऐड हुए हैं उसको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है भाई, अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बराबर पहाड़ियों से संबंधित है? तो गोपिका गुफा, वापिका गुफा और वदथिका गुफा, ये जो है वो बराबर की पहाड़ियों से संबंधित नहीं है। इनका संबंध जो है वो किससे है? नागार्जुनी पहाड़ी से है। इसका संबंध नागार्जुनी पहाड़ी से है। और ये जो निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बराबर पहाड़ी से संबंधित है? तो आपका आएगा सुदामा गुफा। सुदामा गुफा जो है वो बराबर पहाड़ियों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोपिका गुफा नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, सही है। वदथिका गुफा दशरथ मौर्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वापिका गुफा सम्राट अशोक से संबंधित है, गलत है, क्योंकि वापिका गुफा जो है वो किससे संबंधित है भाई? दशरथ मौर्य से संबंधित है, दशरथ मौर्य। और दशरथ मौर्य जो है वो अशोक के पौत्र हैं, अशोक के पौत्र हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मौर्यकालीन गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्यकालीन गुफा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या आ रहा है आंसर सभी लोग का? बी 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 बी। अब देखते हैं, गोपिका गुफा नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है, सही है। वदथिका गुफा दशरथ मौर्य से संबंधित है, तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भरूच की मूर्तिकला और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भरूच के अवशेषों की खोज 1873 में पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, सही है। यहाँ की रेलिंग्स और तोरण द्वारों पर जातक कथाएं तथा रानी माया देवी का स्वप्न जैसे प्रसंग उत्कीर्ण है, ये भी सही है। इस स्तूप के अधिकांश बचे हुए अवशेष वर्तमान में इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हो जाएंगे भरूच स्तूप से रिलेटेड। ओके, तो भरूच स्तूप कहाँ है? भरूच स्तूप आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बच गया है मूर्ति कला, और ये मूर्ति कला को मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, जो कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग स्तूप निर्माण की कला को समझेंगे। तो चलिए फिर अभी आपको हमारे YouTube चैनल में बने रहना है, अभी परीक्षित सर की क्लास होने वाली है।